मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम पाठ 20 अगर नाक न होती इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ को शुरू करने से पहले शब्दार्थ जान लेते हैं। मुहाल का अर्थ होता है कठिन, ढाक का रौब, चोट गाय भैंस का गोबर, उपमा का अर्थ होता है तुलना, नक्कुशा नक चढ़ा व्यक्ति, नाक रखना अर्थात सम्मान करना, नाक जमाना का अर्थ होता है प्रभाव छोड़ना, फ्रंट आगे का भाग, सुतमा लंबी पतली, नाकदार प्रतिष्ठा वाला। तो शुरू करते हैं आज का पाठ अगर नाक न होती। ये एक व्यंग्यात्मक लेख है और इसके रचयिता हैं गोपाल बाबू शर्मा। प्रतिध्वनि जानते हैं, क्रोध और असहिष्णुता सही समझ के दुश्मन है। यह कथन महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। कितना अच्छा होता अगर नाक न होती। अगर नाक न होती तो कितना अच्छा होता। नाक की चिंता में आदमी का जीना मुहाल हो गया है। मुहाल हो गया माने मुश्किल हो गया है। नाक रखने की खातिर लोग मुकदमेबाजी में बर्बाद हो जाते हैं। कर्ज लेकर भी ब्याह, शादी, भात, छोचक आदि में अंधाधुंध खर्च करते हैं। कर्ज लेकर भी वो इन अवसरों पे लोग ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं। जन्म पर ही नहीं, मृत्यु पर भी दावत खिलाते हैं। पड़ोसी के बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में जाता देख अपने बच्चों को भी मजबूर होकर उसी में दाखिला दिलाते हैं। खरीदने की औकात न होने पर भी महंगी किस्त देकर टीवी, फ्रिज या कूलर आदि ले जाते हैं, क्योंकि नाक नीचे होने से डरते हैं। उन्हें लगता है अगर ये सब चीज़ें हमारे पास नहीं होंगी तो हमारी नाक नीची हो जाएगी, यानी हमारी इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा में कोई कमी आ जाएगी। लोग अपनी धाक जमाने के लिए नाक ऊंची रखते हैं। नाक कटने से बचने के लिए लोग नाक के ऊपर एक और नाक लगाने की भी कोशिश करते हैं, ताकि अगर एक कट भी जाए तो दूसरी नाक सलामत रहे। नाक वास्तव में इज्जत बचाने और इज्जत उतारने में बहुत सहायक होती है। नाक बची रहे इसलिए आदमी खाकी वर्दीधारियों, आयकर अधिकारियों या उनके दलालों की पत्रम पुष्पम से पूजा करता है, यानी उनकी अच्छे से आवाभगत करता है, वरना पकड़ा जाएगा और फिर किसी के सामने कैसे नाक लगाएगा, यानी किसी के सामने वो अपनी इज्जत कैसे रखेगा। नाक के कारण आदमी को नाकों चने चबाने पड़ते हैं। नाक बड़ी जल्दी कटती है और प्रायः बिना किसी हथियार के ही कट जाती है। आदमी की अपनी नाक के साथ खानदान की नाक भी जुड़ी रहती है। कभी कोई ऐसी वैसी बात हो जाए, लड़का घर से रूठकर भाग जाए, लड़की लव मैरिज कर ले या कोई झूठा मोटा इल्ज़ाम जान को लग जाए तो अपने ही नहीं पूरे खानदान की नाक कट जाती है। यह भी एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जिसकी नाक कट जाती है, यानी जो खुद नकटे होते हैं, वे दूसरों को भी नकटा दिखना चाहते हैं, वे दूसरों की भी नाक कटी हुई दिखना चाहते हैं। मान न मान, मैं तेरा मेहमान की तरह जुकाम आकर पसर जाता है और नाक में दम कर देता है। नाक तब बहुत बुरी लगती है जब वह किसी शुभ कार्य के वक्त अनायास छींक मार देती है। वास्तव में देखा जाए तो नाक और छींक दोनों सहेलियां हैं, पर ज़्यादातर लोग उन्हें अकेले ही देखना पसंद करते हैं। एक तरफ लोग छींक की वजह से छींकते हैं तो कुछ लोग नाक में फुरीरी डालकर या नस्वार सूंघकर जानबूझकर छींकते हैं। जब आदमी का बुरा वक्त आता है या उसे किसी से कोई काम करवाना होता है तब वह सारी हेकड़ी भूल जाता है। एक बार क्या 1000 बार नाक रगड़ता है। नाक रगड़ने का मतलब उसकी खुशामद करता है। जब कोई गलती हो जाती है तब भी आदमी को अपनी नाक रगड़नी पड़ती है। जिन लोगों में बदले या ईर्ष्या की भावना होती है वे भी मौके की तलाश में रहते हैं कि कब कैसे किसी की नाक रगड़वा दें। जिंदगी में हंसना गाना ही नहीं, रोना भी पड़ता है। हंसने की बात छोड़िए,
पर रोते समय आंखों में आंसू आते हैं तो नाक भी उनका साथ निभाती है। बहते आंसुओं को पोंछना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन नाक पोंछने से तो रोने का सारा मजा ही किरकिरा हो जाता है। करुण रस में बरबसी विभत्स रस आ टपकता है। नारी तो नाक पोंछने का काम साड़ी के पल्लू से चला सकती है, पर बेचारे उस पैंटधारी मर्द का क्या हाल होगा जिसे जेब में रुमाल रखने का ख्याल ही न रहा हो। गुस्सा भी बहुत से लोगों की नाक पर रखा रहता है। उनसे जरा कुछ कहा नहीं कि बिना बात नाक फुला लेते हैं। नाक में जितनी कमियां या बुराइयां हैं उससे ज़्यादा अच्छाइयां हैं। इसलिए जिनकी नाक नहीं होती वे भी नाक लगाते हैं, भले ही इस बात पर कोई दूसरा नाक भौं सिकोड़े तो सिकोड़ता रहे। नाक रहना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी चेहरे पर भी नाक चाहे सारस जैसी लंबी हो या चिलगोजे जैसी छोटी, चोट जैसी चपटी हो अथवा पकौड़े जैसी मोटी, लेकिन नाक होनी जरूर चाहिए। जिसकी नाक न हो उसकी कोई सूरत देखना भी पसंद न करेगा, बल्कि देखकर डरेगा। भला बिना छज्जे के मकान का फ्रंट शोभा देता है? नाक हो और सुंदर हो तो सोने पर सुहागा है। इसलिए कवियों ने नक शीक वर्णन के अंतर्गत और फुटकर रूप में भी नाक का काफ़ी वर्णन किया है। उसे सोने की हीरे मोती जड़ी नथ, नथनी, लौंग, बुलाक आदि से सजाया है। मध्यकालीन काव्य में नायिकाओं की नाक के लिए बहुत सी उपमाएं दी गई हैं। नाक को चंपा की कली, तिल के सुगंधित फूल से निर्मित और तलवार की धार से बढ़कर बताया गया है। यहाँ तक तो ठीक है, पर एक बात समझ में नहीं आती कि अधिकांश कवियों ने नाक की उपमा तोते की चोंच से क्यों की है। हम क्लास में जब किसी सुंदर सुमुखी नायिका की नाक की उपमा तोते की चोंच से पढ़ाते हैं तो हमारे हाथ के तोते उड़ जाते हैं। मन में अजीब से भाव उमड़ आते हैं। सोचने की बात है कि ऐसी नाक किसी चेहरे पर चार चांद लगाएगी या दीवार में ठुके हुए उल्टे हुक सी नजर आएगी। उपन्यास कहानियों में सुंदर नाक को सुतवा नाक कहा जाता है। ऊंची और दीर्घ नाक की तुलना कुल्हाड़ी से की जाती है। छोटी और सुकोमल नासिका को भेड़ की सी नाक की संज्ञा दी जाती है। नाक शरीर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग है। अगर चित्त लेटकर देखें तो यह बात अपने आप सिद्ध हो जाएगी कि हाथ, पाँव, मुंह, कान, आँख आदि में सबसे ऊंचा स्थान नाक को ही प्राप्त है। अगर आँख आ जाए या चली जाए तो ऐसी स्थिति में काला चश्मा लगाया जा सकता है। कान कट फट जाए तो उसे कंटोपा पहनकर छिपाया जा सकता है। लेकिन अगर कहीं नाक कट जाए तो चेहरा रेगिस्तान की भांति एकदम सपाट अथवा चक्की का सा पाट नजर आएगा। हालांकि प्लास्टिक सर्जरी द्वारा उसका इलाज हो सकता है, परंतु वह इतना महंगा पड़ेगा कि बड़े से बड़े नक्कू शाह को भी नानी याद आ जाएगी। कुछ लोग नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देते। बहुत से ऐसे भी होते हैं कि जब वे कुंभकर्ण की भांति सोते हैं तो उनकी नाक नक्कारे सी बजती है। कई लोगों की नाक के नीचे कुछ भी होता रहे पर वे दीन दुनिया से बेखबर बने रहते हैं। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो दूसरों को नाको नचाते हैं। किसी की नाक पर दे मारना भी कई लोग अपनी शान समझते हैं। कुछ लोग सचमुच नाकदार होते नहीं पर बनते हैं। खैर जो भी हो, नाक रहने में ही भलाई है। नाक न होती तो खुशबू और बदबू में क्या अंतर रह जाता। यानी सुगंध और दुर्गंध में हमें अंतर समझ में नहीं आता। नाक के अभाव में चंदन, कपूर, इत्र फुलील आदि सब बेमानी हो जाते। असली रंग और देसी घी की पहचान कैसे होती। नाक के वास्ते लोग अपना जीवन तक दांव पे लगा देते हैं और दूसरों का जीवन ले भी लेते हैं।
यह परंपरा सदियों पुरानी है। चाहे इतिहास हो या फिर हिंदी साहित्य, सभी में ऐसे सैकड़ों उदाहरण देखने को मिलेंगे। इन उदाहरणों से हम जीवन के लेन देन की प्रक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। नाक मानव शरीर का वो प्रतिष्ठित हिस्सा है कि हम अगर इससे अलग रहना भी चाहें तो भी नहीं रह सकते। नाक अपने भीतर बहुत से अर्थ लिए हुए हैं। अर्थ भी ऐसे ऐसे हैं कि अगर हम उनके भीतर घुसें तो बहुत गहरे उतर जाएंगे। कितने गहरे, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। आँखें हमेशा से लड़ती आई हैं। लड़ना लड़ाना उनका स्वभाव है। किसी की आँखें किसी से लड़ें या मिलकर चार हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं, मगर वे आपस में ही लड़ बैठें, यह कहाँ तक ठीक है। नाक ही तो है जो बीच में पड़कर उन्हें लड़ने से रोकती है, अन्यथा आदमी उनके परस्पर लड़ने से आंखों से ही हाथ धो बैठता है। यानी नाक यानी इज्जत ये तो है जो लोगों को बीच में पड़कर उन्हें लड़ने से रोकती है, अन्यथा मनुष्य के बीच में झगड़े होते रहें। वैसे भी अब लोगों की नज़रों में फ़र्क आता जा रहा है। कहीं नज़र उठ रही है, कहीं गिर रही है, और इसी के साथ चश्मों की ज़रूरत भी बढ़ रही है। चश्मा चाहे नज़र बढ़ाने का हो या नज़रें चुराने का, चाहे धूप से बचाने का हो, चाहे किसी रूप को छिपकर निहारने का। अगर नाक न होती तो बताइए यह चश्मा कहाँ ठहरता। नाक ही तो चश्मे का अच्छा खासा स्टैंड है। नाक के कारण ही सीता का हरण और रावण का मरण हुआ। अगर सुपरनखा की नाक न कटती तो रामायण की रचना कैसे होती। महाभारत का आधार भी द्रौपदी की नाक ही थी। द्रौपदी की इज्जत भी थी जो अत्यंत खतरनाक सिद्ध हुई। द्रौपदी की नाक बचाते बचाते कौरव वंश नष्ट भ्रष्ट हो गया। कौरवों को कहाँ पता था कि एक स्त्री की नाक काटने के लिए उन्हें अपने भाइयों का ही सामना करना पड़ेगा। सिर और मुंह के बीच नाक कटलेट की भांति रहती है, पर हकीकत यह है कि इसे खाने की नौबत नहीं आती। लोग जब चाहें किसी का सिर खा सकते हैं, दिमाग और खोपड़ी चाट सकते हैं, पर नाक के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अच्छे अच्छे चटोरों को भी यहाँ मुंह की खानी पड़ती है। नाक के और भी बहुत से फायदे हैं। उच्छ्वास और निश्वास का कार्य मुंह से किया जा सकता है, पर प्राणों का आधार श्वास है। हमारी जो सांस है वो हमारे प्राणों का आधार है, और श्वास लेने का साधन नाक ही है। नाक की गड़बड़ी से आदमी नकियाने लगता है, वह नकसूरा कहलाता है। नाक के फायदे तो हैं, लेकिन उसके कुछ नुकसान भी हैं। मसलन यदि आप रात में सोते समय खर्राटे भर रहे हों तो कोई भी जीव जंतु आपकी नाक में प्रवेश कर आपको हानि पहुंचा सकता है। ठीक इसी प्रकार यदि आप चाय या पानी पी रहे हों और पानी नाक तक पहुंच जाए तो भी आपको बेचैन कर सकता है। नाक हीटर का काम भी करती है। बाहर की ठंडी हवा को गर्म करके अंदर पहुंचाती है और ठंड लगने से बचाती है। आजकल पर्यावरण प्रदूषण जोरों पर है। वातावरण में व्याप्त प्रदूषण को फेफड़ों तक जाने से नाक ही रोकती है। नाक में उनके बाल छन्ने और झाड़ू का काम करते हैं। बहुत से लोग मतलब साधने के लिए अपने बांस की नाक के बाल बन जाते हैं। जिस प्रकार सिंगट्टा दिखाना, आँख दिखाना, दांत दिखाना, पीठ दिखाना आदि मुहावरे प्रचलित हैं, दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य, नाक दिखाने का कोई मुहावरा नहीं है। हाँ, यदि नाक बीमार पड़ जाए तो कोई कितना ही नक्कू क्यों न हो, उसे भी मजबूर होकर नाक दिखाने के लिए किसी नाक वाले डॉक्टर की शरण में भागना पड़ता है। तो इस तरह नाक की जितनी भी महिमा गाएं कम है। नाक तो आखिर नाक ही है, जब चाहे काटी जाए और जब चाहे कटवाई जाए। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि नाक आत्मसम्मान को इंगित करती है, अतः हमें कभी भी किसी के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। धन्यवाद।